हर्षवर्धन 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 गुप्तों के पश्चात उत्तर भारत में हर्ष के नेतृत्व में अपेक्षाकृत एक बड़े राज्य की स्थापना। हर्ष के राज्य में पंजाब से लेकर बंगाल के कुछ भाग पर शासन का उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी थी कन्नौज। प्रशासनिक ढांचा लगभग गुप्तों की तरह, हालांकि अधिकारियों को भूमि अनुदान के रूप में वेतन की प्रथा की शुरुआत। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट नामक विद्वान थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की। हर्ष ने स्वयं कुछ नाटकों की रचना की, जैसे नगानंद प्रियदर्शी का रत्नावली। हर्षवर्धन की शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा 629 से 645 AD। भारत यात्रा, इसका यात्रा विवरण न केवल हर्षवर्धन बल्कि उस दौर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास को समझने में भी अत्यंत उपयोगी है। जैसे इसका हर्षवर्धन से इस यह यात्रा विवरण न केवल हर्षवर्धन बल्कि उस दौर के आर्थिक इतिहास को समझने में भी अत्यंत उपयोगी है। हर्षवर्धन की काल में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी और डकैती से ह्वेनसांग का सामना हुआ था। हर्षवर्धन अपने आय को 4 भागों में खर्च करता था, जिसमें एक हिस्सा सांस्कृतिक गतिविधियों में। ह्वेनसांग ने भी छुआछूत को उल्लेख किया है तथा शूद्रों का वर्णन कृषक के रूप में किया है। पाटलिपुत्र जैसे नगरों को पतनग्रस्त अवस्था में पाया। नालंदा महाविहार की यात्रा और शिक्षक एवं शैक्षणिक गतिविधियों की प्रशंसा। ह्वेनसांग के प्रभाव में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को प्रसार में सम्मेलन को किया, जहाँ आग लगने की घटना हुई। प्रयाग में भी एक सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन के पश्चात बड़े पैमाने पर दान दिया। हर्षवर्धन के पश्चात कुछ दशकों के लिए कन्नौज पर आयुध वंश का शासन और इसके पश्चात 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासकों के बीच संघर्ष। पूर्व मध्यकाल 750 से 1200 AD। राजनीतिक सामंतवाद में समाज एवं अर्थ। कला में मंदिर, चित्र, मूर्ति और मंदिर में नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली। 750 से 1200 AD में भारत में यहाँ पश्चिम में शाही वंश, ब्राह्मण वंश, कांडेला अग्रवाल, नीचे चंदेल, चेदी, चालुक वंश, परमार, गजनी, गौरी और अरवाकर्म पश्चिम से। वातापी चालुक्य, राष्ट्रकूट चालुक्य, कल्याणी चालुक्य में देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्र, परमार। नीचे में पल्लव, चोल, पांड्य। पाल वंश 750 AD से 1160 AD। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770। संस्थापक गोपाल जनता के द्वारा निर्वाचित शासक। पाल वंश में उदंतपुरी महाविहार की स्थापना। धर्मपाल 770 से 810। चित्रकला महाविहार भागलपुर एवं सोमपुरी महाविहार की स्थापना। ये तीनों महाविहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र, तंत्रिका शिक्षा का भी केंद्र और तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार में विक्रमशिला महाविहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिया था। एरिया बंगाल, बांग्लादेश एवं उड़ीसा एवं यूपी के कुछ भाग। सेन वंश 1160 से 1206 ईस्वी। लक्ष्मण से 1179 से 1202।
गीत गोविंद के लेखक जयदेव इनके दरबार में थे। बख्तियार खिलजी ने तुर्क आक्रमणकारी नालंदा बिहार को जलाया, तब इसी का शासन था। प्रतिहार में गुर्जर प्रतिहार 8वीं सदी से 11वीं सदी के प्रारंभ तक। एरिया गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा। संस्थापक नागभट्ट प्रथम। महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज। अरब यात्री सुलेमान की भारत यात्रा। नोट: हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत में प्रतिहारों ने सबसे बड़े राज्य की स्थापना की। दूसरा, प्रतिहारों ने अरबों के भारत में प्रसार को रोका। फर्स्ट, प्रमुख विद्वान राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में। राजशेखर की रचना प्रमुख रचनाएं कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा एवं बाल रामायण। नोट पॉइंट: सिंध पर ब्राह्मण वंश का शासन था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और इस्लामिक राज्य की स्थापना की। आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य अरब व्यापारियों की सुरक्षा तथा समुद्री लुटेरों से बचाना था। साथ ही पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया नामक कर लगाया। प्रतिहारों के पतन के पश्चात 11वीं से 12वीं सदी में विभिन्न राजवंशों का शासन। गुजरात में चालुक्य/सोलंकी वंश। संस्थापक मूलराज प्रथम। गुजरात में चालुक्य/सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। प्रमुख शासक भीम प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी। इसी काल में महमूद गजनबी ने गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। इनकी पत्नी उदयमती ने 1063 ईस्वी में रानी का बाव या सीढ़ीदार कुआं का निर्माण कराया। 7 मंजिला इमारत तथा दीवारों पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का चित्रण। नोट पॉइंट: हेमचंद नामक विद्वान को संरक्षण। हेमचंद इनकी प्रशिष्ट पर्वन पुस्तक। चौहान वंश के क्षेत्र राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। प्रमुख शासक। चौहान वंश में प्रमुख शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी से पराजित हुआ। दरबारी कवि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई में राजपूतों की अग्निकुंड का उल्लेख। प्रतिहार चौहान, चालुक्य, सोलंकी और परमार। जनक भट्ट इनकी रचना है पृथ्वीराज विजय। गढ़वाल या राठौर में जयचंद। संयोगिता: जयचंद की पुत्री और पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम प्रसंग की चर्चा। और 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया यानी हराया। प्रतिहार 8वीं से 10वीं सदी अंत। 8वीं से 10वीं सदी। प्रतिहार वंश गुजरात या सोलंकी में। स्थान दिल्ली, हरियाणा। चौहान। मध्य प्रदेश, एमपी। प्रतिहार में एमपी, बुंदेलखंड, चेदी, मालवा। बुंदेलखंड में चंदेल शासक, चेदी में केलचुरी वंश, मालवा में परमार वंश। यूपी में राठौर, दिल्ली में तोमर वंश, आनंदपाल। ग्वालियर में कच्छ वंश। बुंदेलखंड में चंदेल वंश। संस्थापक नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। प्रमुख स्थान महोबा, कालिंजर, खजुराहो, छतरपुर। प्रमुख शासक धंग विद्याधर। मालवा की परमार राष्ट्रकूटों के सामंत या अधिकारी। राजा भोज 1010 से 1060 ईस्वी। कविराज की उपाधि। राजधानी धार, यहाँ पर ये विद्यालय की स्थापना की और सरस्वती मंदिर। भोपाल के नज़दीक भोजसर तालाब तथा भोजपुर नगर की स्थापना। पुस्तक
पुस्तक साम्राज्ञन नेत्रोद्धार। पुस्तक साम्राज्ञन सूत्रधार, युक्ति युक्त, कलतुरु शिल्प और सरस्वती कंठाभरण संगीत। महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण। गजनी अफगानिस्तान में गजनी का शासक और भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण। आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन एवं हाथियों की प्राप्ति, जिससे मध्य एशिया में वह साम्राज्य का विस्तार कर सके। गजनी ने सर्वप्रथम शाही वंश के विरुद्ध अभियान किया और अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध राजस्थान में। गजनी के साथ ही अल-बरूनी नामक विद्वान की भारत यात्रा, इसकी रचना किताबे हिंद या तहक़्क़े हिंद। पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी की रचना पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी की रचना। अफगानिस्तान में गौर का शासक मोहम्मद गौरी को ही मोहम्मद बिन साम या मुइजुद्दीन गौरी 1175 से 1206 ईस्वी। मुइजुद्दीन गौरी के बीच भारत पर नियंत्रण के उद्देश्य से विभाजन अभियान। भारतीय अभियानों में गौरी के प्रमुख सहयोगी थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा, बख्तियार खिलजी इत्यादि। गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य 3 भागों में बट गया। यलदौज को अफगानिस्तान की जानकारी मिली और कुतुबुद्दीन ऐबक को पंजाब से लेकर बंगाल तक मिली। नोट पॉइंट। कश्मीर के राजवंश कारकोट वंश, उत्पल वंश 855 से 1003, रानी दीदा 980 से 1003, लोहार वंश के शासक जयसिंह 12वीं सदी इसी के समकालीन है। कल्हण और कल्हण है राजतरंगिणी का लेखक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक यहाँ पर शासन था। वह तापी के चालुक्य 543 से 753 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय। राष्ट्रकूट मान्यखेत 753 से 973 ईस्वी। राष्ट्रकूट में प्रतिहारों के शासनकालीन। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग। प्रमुख शासक। राष्ट्रकूट के प्रमुख शासक में कृष्ण प्रथम, ध्रुव अमोघवर्ष, अंतिम शासक कर्क द्वितीय। राष्ट्रकूटों के बाद कल्याणी के परवर्ती चालुक्य 973 से 1190 ईस्वी शासक। इसके विक्रमादित्य छठा 1076 से 1126 ईस्वी। बिल्हन ने विक्रमादेव चरित नामक पुस्तक की रचना की। विज्ञानेश्वर नामक विद्वान थे। इसके दरबार में 1076 ईस्वी में चालुक्य संबंत विक्रम संवत की शुरुआत की। कल्याणी के परवर्ती चालुक्य 973 से 1190 ईस्वी। कल्याणी के परवर्ती चालुक्य में महाराष्ट्र के देवगिरी के यादव, उत्तरी कर्नाटक द्वारा समुद्र के होयसल, आंध्र प्रदेश के वारंगल के काकतीय वंश, सुदूर दक्षिण कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी के नीचे की एरिया। पल्लव 550 से 903 ईस्वी। चोल 850 से 1279 ईस्वी। पल्लव के संस्थापक विजयालय और चोल महत्वपूर्ण शासक राजराज प्रथम 985 से 1015 ईस्वी। उत्तरी श्रीलंका पर नियंत्रण और तंजौर में उत्तरी श्रीलंका में बृहदेश्वर अनुराधापुर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। राजेंद्र प्रथम 1015 से 1044 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम संपूर्ण श्रीलंका पर नियंत्रण, बंगाल पर आक्रमण, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय
चोलकालीन स्थानीय शासक। चोल शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है स्थानीय शासन के स्तर पर स्वायत्तता। जिला स्तर पर नाडु और नगरों में नगरम नामक संस्था का संचालन एवं ग्रामीण स्तर पर सामान्य स्तर पर ऊढ़ सामान्य गांव शासक गांव की स्थापना ऊढ़ नामक गांव की स्थापना जिसे ब्रह्मदेव कहते हैं थे, जिसपे सभा नामक संस्था की स्थापना। पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक दशा। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त, सामान्यतः पड़ोसी राज्यों के साथ साम्राज्य विस्तार को लेकर संघर्ष। इन राज्यों के उदय का महत्वपूर्ण कारण था अयोग्य शासक तथा सामंतवादी व्यवस्था। अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमिदान, आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व, बड़े पैमाने पर व्यवहार का प्रचलन, वंशानुगत राजतंत्र, सामंतवादी व्यवस्था, भूमि पर आधारित या भूमि के नियंत्रण पर आधारित राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के साथ स्थानीय जमींदारों या सामंतों का महत्व बढ़ा। मौर्योत्तर काल से ही वाणिज्य, व्यापार एवं शिल्पों में गिरावट के कारण मुद्रा के प्रचलन में भी गिरावट तथा अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमिदान दिया जाने लगा। इसके साथ सेवा की शर्तें जुड़ी हुई थी, जैसे समय समय पर नजराना, सहायता देना इत्यादि। यह अनुदान वंशानुगत हो गया और क्षेत्र विशेष या अनुदित भूमि प्रदान में दिए गए भूमि पर सामंतों का धीरे धीरे पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हुआ, जैसे कानून व्यवस्था, भू राजस्व वसूली, व्यापारियों एवं शिल्पों पर नियंत्रण, खान खनन एवं वनों पर नियंत्रण, सजा देने का अधिकार इत्यादि। दूसरे शब्दों में राज्य के भीतर एक राज्य जैसी स्थिति हो गई। प्रभाव। इससे विकेंद्रीकरण तथा छोटे छोटे राज्यों का उदय। उपसामंती के कारण उन राज्यों की स्थिति भी कमजोर हुई। सामंती व्यवस्था में युद्धों की महिमामंडित या महिमामंडल। इस व्यवस्था के कारण राज्य की आर्थिक सामंती व्यवस्था प्रभाव। इससे विकेंद्रीकरण तथा छोटे छोटे राज्यों का उदय। उपसामंती के कारण उन राज्यों की स्थिति भी कमजोर हुई। सामंती व्यवस्था में युद्धों की महिमामंडित या महिमामंडल। इस व्यवस्था के कारण राज्य की आर्थिक आय प्रभावित और इससे सैन्य ढांचा कमजोर हुआ। समय समय पर अपेक्षित सैन्य सहायता न मिलना। सेना में अनुशासन एवं प्रशिक्षण का स्तर एक समान न होना जैसे कारकों से भी सैन्य ढांचा प्रभावित हुआ और इसका लाभ तुर्की विदेशी आक्रमण को हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में आडंबर या दिखावे की संस्कृति का अधिकाधिक प्रचलन। आर्थिक क्षेत्र में भूमिदान के कारण कृषि संबंधी ज्ञान का प्रसार नई भूमिदान के कारण कृषि संबंधी ज्ञान का प्रसार। नए क्षेत्रों में समकालीन साहित्य में अर्घट नामक सिंचाई यंत्र का उल्लेख मिलता है। बंद अर्थव्यवस्था का उदय अर्थात अपवाद स्वरूप व्यापारिक गतिविधियों तथा कृषि एवं शिल्प का उत्पादन उपयोग के लिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेश व्यापार का साक्ष्य। बंद अर्थव्यवस्था के कारण भी व्यापार एवं शिल्प का पतन। नगरों के
का पतन तथा अपवाद स्वरूप ही सिक्कों के जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। नोट: सीमावर्ती राज्यों में सिक्कों के प्रचलन का साक्ष्य सामाजिक क्षेत्र में भोग विलास एवं दिखावे की संस्कृति का बढ़ावा, महिलाओं की दशा और दयनीय, जैसे सती प्रथा का अधिकाधिक प्रचलन, जौहर प्रथा का उल्लेख, बड़े पैमाने पर बेगार का प्रचलन, क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण, व्यापक बड़े पैमाने पर प्रशंसात्मक साहित्य की रचना, शक्ति के लिए तांत्रिक प्रभाव सभी धर्मों में तथा तांत्रिक संप्रदाय के साथ ही देवियों की अधिकाधिक उपासना, स्थापत्य कला की क्षेत्रीय शैली उपशैलियों का विकास, मंदिर स्थापत्य प्लस चित्रकला प्लस मूर्तिकला, मंदिर में नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर में सोलंकी, खजुराहो, ओडिया शैली। पृष्ठभूमि: जगती अवलिक अधिष्ठान, अवलिक चबूतरा, फिर सीढ़ियाँ, मंडप, प्रवेश द्वार, गर्भगृह, शिखर, आमलक, कलश, प्रदक्षिणा पथ, पंचायता। नागर शैली में एरिया विंध्य से उत्तर गुजरात से लेकर उड़ीसा, बंगाल इत्यादि क्षेत्रों तक। संरक्षक प्रतिहार: नागर शैली के संरक्षक प्रतिहार सोलंकी, चौहान, गढ़वाल, पाल एवं सेन वंश तथा उड़ीसा में गंग वंश इत्यादि। पृष्ठभूमि: गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य शैली उत्तर भारत में एक निश्चित आकार ले चुकी थी। कारीगर संसाधन इत्यादि उपलब्ध थे तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान ने मंदिर स्थापत्य को एक वैचारिक आधार प्रदान किया। विशेषताएं: गुप्त युगीन शिखर शैली से सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे कि गुप्त युगीन शिखर शैली से सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे कि जगती मंडप, प्रवेश द्वार, गर्भगृह, शिखर, आमलक, कलश, प्रदक्षिणा पथ तथा पंचायतन शैली के मंदिर इत्यादि। इस काल के दौर के मंदिरों में भी कुछ परिवर्तनों के साथ दिखाई पड़ते हैं। इन सभी विशेषताओं में अलंकरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है और विशालता या भव्यता का भी ध्यान रखा गया है। प्रायः समूहों में मंदिरों का निर्माण, लेकिन सुरक्षा घेरा और मंदिर परिसर में प्रवेश द्वार का अभाव दिखाई पड़ता है। साथ ही नागर शैली की कुछ क्षेत्रीय उपशैलियाँ का भी विकास हुआ है। सोलंकी शैली या गुजरात शैली या लाट शैली। गुजरात के प्रमुख उदाहरण में सोमनाथ मंदिर निर्माण प्रतिहारों के समय और पुनः निर्माण भीम प्रथम और मोढेरा का सूर्य मंदिर, रानी का बाव इत्यादि। राजस्थान की एग्जाम्पल आबू पर्वत पर पार्श्वनाथ, आदिनाथ इत्यादि तीर्थंकरों की मंदिर। विशेषता: गुजरात के मंदिरों में गोल्ड जगती, सीढ़ीदार तालाब तथा अधिकाधिक स्तंभों के साक्ष्य। राजस्थान के मंदिरों में संगमरमर का अधिकाधिक उपयोग, जैसे जैन मंदिरों में नक्काशी इत्यादि। खजुराहो शैली के संरक्षक चंदेल वंश। हिंदू धर्म से संबंधित कंदरिया महादेव, विश्वनाथ, काशी मंदिर तथा लक्ष्मण मंदिर। शक्ति संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय से संबंधित 64 योगिनी मंदिर तथा जैन धर्म से संबंधित आदिनाथ, पार्श्वनाथ इत्यादि तीर्थंकरों की मंदिर। विशेषता: उड़ू का निर्माण शिखरों की श्रृंखला, मंदिर के भीतर एवं बाहरी दीवारों पर बड़े पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण, बड़ी संख्या में काम जीवन से संबंधित मूर्तियाँ। और ओडिया शैली संरक्षक सोमवंश। ओडिया शैली के संरक्षक सोमवंश, गंग वंश, चेदी वंश इत्यादि। एग्जाम्पल: भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर को मंदिरों का नगर कहा जाता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। विशेषताएं: ओडिया शैली की विशेषताएं: उड़ीसा के मंदिरों में सुरक्षा दीवारों के उदाहरण तथा कुछ मंदिरों में काम जीवन से संबंधित मूर्तियाँ थीं। नोट: नागर शैली में तीन प्रकार की शिखर। एक में रेखीय या
लैटिना रखिए या लैटिना। दूसरा फमसाना स्लेव वाइज अपेक्षाकृत ऊंचाई कम। फमसाना स्लेब वाइज अपेक्षाकृत ऊंचाई कम। फमसाना और वल्लभी। वल्लभी में गुंबदाकार वॉल्टेड चैम्बर। परिदक्षिणापथ भी 3 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। नोट: एक में संधारा, दूसरा निरंधारा, तीसरा सर्वोत्धारा या सर्वोत्भद्र धारा। संधारा: संधारा एक प्रवेश द्वार प्रदक्षिणापथ। निरंधारा प्रदक्षिणा पथ नहीं। सर्वोत्धार 4 प्रवेश द्वार प्रदक्षिणापथ। तीसरा उड़ीसा में प्रचलित मंदिर स्थापत्य से संबंधित स्थानीय नाम। देउल, देउल जगमोहन, नट मंडप, भोग मंडप। देउल गर्भगृह, जगमोहन सभा भवन, नट मंडप, नट मंडप में नृत्य देव दासियां। भोग मंडप जहाँ प्रसाद का वितरण होता है। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के एरिया सुदूर दक्षिणा और कृष्णा नदी से दक्षिण। द्रविड़ शैली के संरक्षक पल्लव, प्रारंभ चोल, पांड्य राजवंश, मध्यकालीन विजयनगर, मथुरा के नायक। द्रविड़ शैली की सामान्य विशेषताएं। गोपुरम या प्रवेश द्वार। गर्भगृह प्रायः अष्टकोणीय। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड के आकार का शिखर। मंदिरों के चारों ओर सुरक्षा घेरा। मंदिर परिसरों में तालाब। मंदिरों का निर्माण सतह के साथ। प्रदक्षिणा पथ समूह में मंदिर का निर्माण तथा मंदिर परिसर में विभिन्न भवन, मंडप, अर्धमंडप। पल्लव काल में मंदिरों का निर्माण। शासकों के नाम पर कुछ शैलियाँ रख दी जाती हैं। एवं महेंद्र वर्मन 610 से 640 ईस्वी। मामल्य अब्लिक नरसिंह वर्मन 640 से 674 ईस्वी। राजसी 674 से 800 ईस्वी। नंदी वर्मन 800 से 900 ईस्वी। महेंद्र वर्मन शैली। इस शैली में पहाड़ों को काटकर मंडपों का निर्माण। प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धतियों को 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। प्रथम वैदिक काल से पूर्व और दूसरा वैदिक काल के पश्चात। वैदिक काल से पूर्व शिक्षा पद्धतियों के संदर्भ में दावे से कुछ कह नहीं सकते, विशेषकर प्राग इतिहास प्री हिस्ट्री के संदर्भ में। एक में पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल इत्यादि से संबंधित भाषा, लिपि इत्यादि की भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन हड़प्पा कालीन साक्ष्यों से एक विकसित शिक्षा पद्धति का अनुमान लगाया जाता है, जैसे शहरों की बसावट या नियोजन, मकानों का निर्माण, मापतौल, ईंटों के आकार में एक रूपता, धातु को गलाने की कला, मूर्ति निर्माण कला में शारीरिक अनुपात की समझ इत्यादि किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक शिक्षा, सिविल इंजीनियरिंग, गणितीय एवं रसायन संबंधित ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक काल से शिक्षा पद्धति की भी जानकारी मिलनी प्रारंभ होती है और यह बुद्ध काल तक एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है, जो थोड़े बहुत संशोधनों या परिवर्तनों के साथ आगे भी जारी रहता है। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जैसे बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक और आध्यात्मिक विकास पर भी बल। उत्तम चरित्र का निर्माण एक बेहतर चरित्र के तरह होता है। कर्तव्यों का ज्ञान, धार्मिकता का प्रसार, संस्कृति का संरक्षण, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रवाह बना रहे। शिक्षा पद्धति विषयों में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित विषयों का उच्च शिक्षा में वर्चस्व, जैसे वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण इत्यादि शिक्षा के प्रमुख विषय होते हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा केंद्रों पर 18 शिल्पों के ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है, जैसे आयुर्वेद, धनुर्विद्या, ज्योतिष, संगीत, नृत्य, गणित, गायन, कृषि इत्यादि। तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को
तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में शिल्पियों एवं श्रमों की अहम भूमिका। महिलाओं को दिए जाने वाली शिक्षाओं में नृत्य, संगीत, सिलाई, पाककला इत्यादि का भी उल्लेख है। महिलाओं को दिए जाने वाली शिक्षाओं में नृत्य, संगीत, सिलाई, पाककला इत्यादि को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा केंद्र प्रायः आवासीय होते थे और गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करने का अत्यधिक महत्व दिया जाता था। हालांकि वैसे छात्र भी होते थे जो प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा केंद्रों पर आते थे। शिक्षण संस्थाओं के आर्थिक खर्चे अनुदानों जो कि व्यापारियों, राज्य एवं धनाढ्य वर्गों के द्वारा दी जाती थी, उससे संचालित होती थी। छात्रों एवं उसके परिजनों के द्वारा शिक्षा से उपहार भी दिए जाते थे। आज की तरह न तो परीक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है और न ही उपाधि डिग्री प्रदान करने की स्थिति मिलती है। आज की तरह न तो परीक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है और न ही उपाधि डिग्री प्रदान करने की स्थिति मिलती है। हालांकि शिक्षा के अंतिम चरण में छात्रों को विद्वानों के समूह के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। हालांकि अंतिम रूप से गुरु का निर्णय ही महत्व रखता था। आलोचना सीमाएं। शैक्षणिक संस्थान में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव, धार्मिक शिक्षा पर अत्यधिक बल, वैज्ञानिक शिक्षा को उपेक्षा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन ज्ञान का संरक्षण न कि आलोचनात्मक विश्लेषण। वेदों को अपुरुष मानना, इससे वैज्ञानिक चिंतन को कम होना। पूर्व मध्यकाल तक आते आते प्राचीन ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानने का प्रवृत्ति। वेदों को अपुरुष मानना, इससे वैज्ञानिक चिंतन को कम होना। पूर्व मध्य काल तक आते आते प्राचीन ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति के साथ साथ बाह्य परिवर्तनों में रुचि न रखना या उदासीनता का भाव रखना। तक्षशिला शिक्षा केंद्र पहला वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी के निकट स्थित, दूसरा 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक न केवल भारत में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी रहा, जहां अफगानिस्तान एवं अन्य देशों के लोग शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आते थे। विषय मुख्यतः ब्राह्मण धर्मों से संबंधित शिक्षा और शुल्कों की शिक्षा। प्रमुख विद्वान चाणक्य जीवक तक्षशिला शिक्षा केंद्र एक में वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी के निकट स्थित, दूसरा 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक न केवल भारत में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी रहा, जहां अफगानिस्तान एवं अन्य देशों के लोग शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आते थे। विषम मुख्यतः ब्राह्मण धर्मों से संबंधित शिक्षा और शुल्कों की शिक्षा। प्रमुख विद्वान चाणक्य, जीवक बिंदुसार का जय राजवैद तथा चंद्रगुप्त ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला की लोकप्रियता में कई कारकों की भूमिका रही, जैसे प्रमुख विद्वानों का शिक्षा केंद्र से संबंधित होना, प्रमुख व्यापारी मार्ग प्रशस्त होना, राजकीय संरक्षण, ब्राह्मण धर्म का प्रभाव इत्यादि। कुषाण काल में इस क्षेत्र में महायान बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ तथा देश के अलग अलग हिस्सों में भी बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ। राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार में गिरावट, महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा का उदय इत्यादि कारणों से धीरे धीरे इसका महत्व समाप्त हो गया। नालंदा महाविहार कुमारगुप्त। नालंदा महाविहार वर्तमान बिहार राज्य में पटना के नज़दीक नालंदा जिले में स्थित 5वीं से 12वीं सदी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र। भारत के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, मध्य एशिया इत्यादि से छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आते थे।
प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत ही कठिन थी। आवासीय विद्यालय था। यहाँ पारंपरिक विषयों के साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों का भी अध्ययन, विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, सेमिनार का आयोजन तथा छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। वेन सांग ने विशेष तौर पर इसकी प्रशंसा की। विभिन्न कारणों से लंबे समय तक इसका महत्व बना रहा। राजकीय संरक्षण जैसे गुप्त वंश, पाल वंश, हर्षवर्धन इत्यादि के द्वारा संरक्षण, विद्वानों के कारण धर्मपाल, धर्मकीर्ति, शीलभद्र, चंद्रगोविंद तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही इत्यादि। हालांकि पाल शासकों के काल में ही विक्रमशिला एवं अन्य शिक्षा केंद्रों की स्थापना से इसके महत्व में गिरावट तथा पूर्व मध्यकाल में और 12वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारियों ने इसे निशाना बनाया। प्राचीन भारतीय साहित्य में देशी एवं विदेशी, धार्मिक एवं धर्मेतर भाषाई में संस्कृत, प्राकृत, तमिल, विद्या में नाटक, काव्य, वैज्ञानिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धार्मिक ग्रंथ की सीमाएं। धार्मिक दृष्टिकोण से इन पुस्तकों की रचनाएं, अतः धार्मिक पूर्वाग्रह मुख्य रूप से इन पुस्तकों में देखा जा सकता है। कालखंड का निर्धारण, किस काल में इन पुस्तक की रचनाएं बाद में संकलन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। छुपक की समस्या, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव। पुस्तकों की रचना क्षेत्र विशेष में की गई, अतः उस क्षेत्र की जानकारी न कि संपूर्ण भारत की जानकारी। साहित्यिक रचनाएं में अधिकांशतः उच्च वर्गीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। धर्मेतर साहित्य में व्याकरण, अर्थशास्त्र, तमिल शास्त्र, वैज्ञानिक शास्त्र, नाटक साहित्य, नोट, पिच के धार्मिक ग्रंथ की सीमाएं। पहला पॉइंट छोड़ से भी इसमें होगा। संस्कृत भाषा, वैदिक, बुद्ध, मौर्य, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गणित, हड़प्पा, वैदिक काल में यज्ञ, वैदिकोत्तर में शुल्ब सूत्र, बौद्धायन, रसायन, मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त में आर्यभट्ट वंश, वराह मिहिर, लौह स्तंभ पर अभी भी जंग नहीं लगा है। विदेशी यात्री में यूनानी, रोमन, सिकंदर के साथ निरियाकस, मेगास्थनीज, डियोडोरस, स्ट्रैबो और प्लूटार्क, एरियन, प्लिनी, जस्टिन, टोलेमी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात है। स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। चीनी यात्री में फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसंग 7वीं सदी में। अरब यात्री में सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। विदेशी यात्री के सकारात्मक पहलू, प्रायः कालखंड निश्चित अर्थात कालखंड के निर्धारण में इनकी रचनाएं या संकलन अपने अपने देशों में, अतः भारतीय शासक का दबाव नहीं। समकालीन राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति इत्यादि के संदर्भ में इसके विवरण का महत्व या समझने में उपयोगी। प्रत्यक्ष अनुभव एवं देखी गई घटनाओं के आधार पर विवरण। सीमाएं, भारतीय भाषा की समझ नहीं, भारतीय समाज एवं संस्कृति के विशेष समझ नहीं। यात्री के लौटने के पश्चात लेखन कार्य, जिसमें विस्मृति मतलब भूलने की संभावना। इतिहास निर्माण में इनके विवरण की सहयोगी भूमिका है न कि प्रमुख। जिन क्षेत्रों की यात्राएं, उसी संदर्भ में उनके संभावनाओं का विवरण। चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभावित है आदि। एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार। एशिया में पश्चिम एशिया, मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, ताम्रपर्णी, सिंहलिबी और बर्मा, सुवर्णभूमि, कंबोडिया में यूक्निया, वियतनाम में चंपा, इंडोनेशिया में सुवर्ण द्वीप। कैसे
व्यापारी, धार्मिक वर्ग, शासक वर्ग, विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण। भारतीय शिक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों के द्वारा अध्ययन के लिए भारत आना। प्रसार धर्म का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में एशिया प्लस सेंट्रल एशिया में महायान बौद्ध धर्म, साउथ एशिया प्लस श्रीलंका में हीनयान बौद्ध धर्म। ब्राह्मण धर्म में अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया। इंडोनेशिया में श्री विजयराम पल्लवों ने वहाँ एक बस्ती स्थापित की थी। कंबोडिया, वहाँ के शासक सैब थे और कंबोडिया संस्कृति का विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वियतनाम, यहाँ के शासक भी सैब संस्कृति, भाषा का संरक्षण तथा धार्मिक शिक्षा का संरक्षण। स्थापत्य में जावा में बोरोबुदुर का स्तूपिया मंदिर। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर सबसे बड़ा वैष्णव का मंदिर है। हिंदू एवं बौद्ध धर्म के साथ साथ इन धर्मों से संबंधित मूर्तिकला एवं चित्रकला का भी काफी प्रचलन। संस्कृत एवं तमिल भाषा का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार। प्राचीन भारतीय विरासत। प्राचीन भारतीय विरासत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मध्यकालीन भारत 1200 से 1750 एडी। मध्यकालीन भारत 1200 से 1750 एडी। दिल्ली सल्तनत क्षेत्रीय राज्य 14वीं से 16वीं सदी। मंगल भारत 1526 से 1857। विविध यूरोपीय कंपनी शिवाजी। टर्म राजनीतिक इतिहास। गजनी 1000 से 1027 ईस्वी। गोरी 1175 से 1224 में। अफगानिस्तान में यल्दौज, साथ मुल्तान, कुवाचा, पंजाब, बंगाल, लखनौती भी कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, देवगिरी यादव वंश, द्वार समुद्र होयसल वंश, वारंगल काकतीय वंश। खलीफा। इस्लाम में राजनीतिक एवं धार्मिक प्रमुख। सुल्तान, खलीफा का प्रतिनिधि लेकिन व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र। सल्तनत, सुल्तान के अधीन क्षेत्र में। खालसा, एकता। खालसा, केंद्र का प्रत्यक्ष शासन, प्रशासन, नियंत्रण तथा खालसा क्षेत्र में से राजस्व सीधे केंद्रीय राज्य कोष में जमा कराए जाते हैं। एकता, एकता में प्रशासनिक दायित्व के साथ एकता में प्रशासनिक दायित्व के साथ राजस्व का क्षेत्रीय आवंटन। दूसरे शब्दों में एकता, प्रशासनिक दायित्व के साथ राजस्व का क्षेत्रीय आवंटन। दूसरे शब्दों में प्रांतीय व्यवस्था। अमीर, उच्च अधिकारियों को कहते थे। उलेमा, शरीयत अब्लिक शरा, इस्लामिक कानून के विद्वान। खुतबा, नमाज के दौरान धार्मिक प्रवचन के साथ उपदेश। 4 प्रकार के कर इस्लाम में। जजिया अब्लिक जिजिया, गैर इस्लाम धर्म के लिए टैक्स लेते थे। ज़कात, ज़कात मतलब संपत्ति का एक हिस्सा समाज के कल्याण के लिए। खराज, गैर मुस्लिम या भू राजस्व। खुम्स, लूट से प्राप्त आय। सल्तनत काल में एक में गुलाम वंश अब्लिक दास वंश अब्लिक प्रारंभिक तुर्क अब्लिक मामलुक वंश। मामलुक वंश में स्वतंत्र माता पिता के संतान। 1206 से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। गौरी की मृत्यु के पश्चात पंजाब से लेकर बंगाल तक के भू भाग पर कुतुबुद्दीन ऐबक का नियंत्रण। गौरी के शासन काल में ही गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय भूभाग पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था। 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली। हालांकि इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, नहीं इसके नाम से खुतबा पढ़ा और न ही इसने सिक्के जारी किए। इसकी मुख्य ऊर्जा यल्दौज और कुवाचा से साम्राज्य को सुरक्षित रखने पर लगी रही और सफलता भी मिली। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक का। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। आराम शाह में तीसरे शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त कर दिल्ली सल्तनत की वैधता प्रदान की।
तुर्कों ने चहलगानी दल चालीसा के नाम से समर्पित अमीरों का एक वर्ग तैयार किया। एकता व्यवस्था के आधार पर इसने क्षेत्रीय पुनर्गठन को किया तथा इक्तादार को भी नियुक्त किया। यल्दौज और कुवाचा को पराजित कर एक तरफ मध्य एशियाई राजनीति से दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए अलग किया। कुवाचा को पराजित कर सिंध एवं मुल्तान पर नियंत्रण प्रथम साम्राज्य विस्तार सल्तनत का पहला शासक था, जिसने सिक्के भी जारी किए। तांबे का जीतल नामक सिक्के और चांदी का टंका सिक्के। भारत में एकता की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की और दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने की। गौरी ने भी देहलीवाल नामक सिक्के जारी किए। इसमें घुड़सवार एवं लक्ष्यों की आकृति भी बनी हुई। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किया, लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात प्रमुख अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी को सुल्तान बनाया था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। दिल्ली की जनता के सहयोग से रजिया ने सरता पर नियंत्रण स्थापित किया। तुर्कों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए गैर तुर्कों को सरता में भागीदारी दी, जैसे इथोपिया के मालिक याकूत को अश्व सेना का प्रमुख बनाया। अश्व सेना में आखुर। गैर तुर्कों को महत्व देना, पुरुषों के पोशाक में दरबार में आना, महिला होना इत्यादि कारणों से उलेमा एवं अमीरों ने रजिया को सरता से हटाने की योजना बनाई। रजिया षड्यंत्र का शिकार हुई और पंजाब से दिल्ली लौटने के क्रम में हरियाणा में कुछ लिटोरों ने हत्या कर दी। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। अमीरों के वर्चस्व का काल है। बहराम शाह, मसूद शाह 1242